बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भारत ने 2024 में किस देश के साथ क्या समझौता किया, इसका एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये रहा भैया वो वीडियो, 1 नंबर का। नोट करना शुरू करेंगे कि भारत ने किस देश से क्या क्या समझौता किए। हालांकि परीक्षा में पूछा भी जाता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, बहुत तसल्ली से नोट करना। पहला समझौता मैंने नोट किया है, भारत और ईरान के बीच में 2024 में समझौता हुआ है। ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। तो भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह समझौता हुआ है और इस समझौता के तहत भारत 10 वर्षों तक इस बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन करेगा। यानी चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है, इसका एक टर्मिनल अब भारत चलाएगा और इस एक टर्मिनल को नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। क्या नाम है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। यानी चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। अब ये रहेगा भारत के अधीन 10 साल तक। टनाटन है मामला। तुम लोग यार टॉपिक को ऐसे मांगा तो जो ढूंढने ना मिले, हमें घंटन लग जाए लिखबे में। ठीक, अगला समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच का। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता हुआ है। कौन सा समझौता? भूमि समझौता। और इस भूमि समझौता का नाम है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत क्या हुआ कि भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए। किसको दिए हैं? बांग्लादेश को। और 51 गांव भारत को मिले। क्लियर भैया? हमने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए और बदले में 51 गांव अपने पास रख लिए। ये समझौता आज का नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है मैं बता दूं। 1971 में आपको मालूम होगा पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। बाद में 1974 में इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ, भूमि समझौता, यही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, खींचतान चलती रही। उसके बाद संविधान में 100वां संशोधन 2015 में किया गया। 100वां संशोधन 2015 में किया गया और एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता से संबंधित है। अब बिल्कुल 2024 में बंटवारा हो गया है। हमने अपने गांव ले लिए, हमने उनके गांव उनको दे दिए। ठीक, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम याद रखना, जीरो लाइन है। जीरो लाइन बोलते हैं और भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक, ये भी याद रखना। समझौता हो गया भैया। समझौते का नाम क्या है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि समझौता। अगला आ जाओ, नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है 2024 का। लिखा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। कौन कौन? एक तो भारत हो गया और दूसरा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं EFTA। इसके बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता किसको लेकर हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार के लिए समझौता किया? तो आपका उत्तर होगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ या EFTA, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक, EFTA के 4 देशों के साथ भारत ने समझौता किया है, सबके साथ नहीं किया है, 4 देशों के साथ। पहला देश है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है लिंकटेस्टीन। फिर समझ लो, 4 देशों के साथ समझौता हुआ है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टीन। और इसके तहत ये चारों देश भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। कितने का निवेश करेंगे? 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। समझ गए भैया? और जो मुक्त व्यापार समझौता होता है इसको बोलते हैं FTA। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके तहत क्या होता है कि करों में थोड़ी छूट दे दी जाती है, आयात निर्यात में थोड़ी छूट दे दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। भारत ने किया है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों के साथ। अगला बाबू आ जाओ। मेरा बाबू पढ़ेगा अब मेरा बाबू खाना नहीं खाएगा, पढ़ेगा। अगला देखो भैया,
भारत और बांग्लादेश के बीच में 2024 में एक और समझौता। समझौता क्या है? भारत सुशासन पहल के तहत, किस पहल के तहत? सुशासन पहल के तहत बांग्लादेश के 1500 लोक सेवकों को, लोक सेवक का मतलब हुआ वहाँ के जो 1500 प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको भारत ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षित करेगा। समझ गए भैया? भारत सुशासन पहल के तहत बांग्लादेश के 1500 अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, उन्हें प्रशिक्षित करेगा, क्योंकि भारत में जो IAS-PCS की ट्रेनिंग होती है वो नंबर 1 की ट्रेनिंग मानी जाती है, तो बांग्लादेश के अधिकारी भी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। ठीक, समझ गए? और पहल का नाम क्या है? सुशासन पहल। अगला समझौता हम पढ़ते हैं। सब लोग PDF मांगते हैं, हम कह रहे हैं संडे तक मिल जाएगी, काहे परेशान हो। ठीक, अगला, इतना चला भी नहीं पाते डिजिटल बोर्ड वगैरह, PDF बना भी नहीं पाते हैं। ठीक, अगला सुनना भैया। एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं NPCI, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक, भारतीय, हाँ, राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है NPCI। NPCI और बैंक ऑफ नामीबिया, कौन सा देश? नामीबिया देश के साथ एक समझौता हुआ है, और इस समझौते में अब भारत का UPI यहाँ काम करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश की UPI के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। अब भारत का UPI यहाँ भी काम करेगा। ठीक, UPI का फुल फॉर्म नोट कर लो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, स्क्रीनशॉट रख लो। सीधा याद रखो, NPCI ने यानी घर की नेशनल पेमेंट ने और नामीबिया की बैंक के साथ समझौता कर लो। ठीक, अगला आ जाओ बाबू। अगला समझौता है भारत और नेपाल का। भारत का कैग, कैग जानते किससे बोलते हैं? कैग जो होता है उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और नेपाल के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। और किस लिए समझौता हुआ है? विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए, कि आप भैया जिस चीज़ में विशेषज्ञ हैं वो हमें बता दें, और नेपाल की कैग ने कहा कि हम जिसमें होशियार हैं वो हम तुमको बता देंगे। ठीक, कैग क्या होता है? कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद का वर्णन है। वर्तमान में भारत के कैग जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और कैग जो होता है, भारत का कैग, वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन का यानी भारत में जो आय व्यय है उसका ये संरक्षक है, सब पे निगाह रखता है। तो भारत के कैग और नेपाल के कैग के बीच में समझौता हो गया। अगला बाबू आ जाओ, देखो कितना सुंदर लिखा है। भारत और नाइजीरिया के बीच में समझौता हुआ। क्या है भैया समझौता? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। समझौता नोट करना। भारत और नाइजीरिया के बीच में लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौता 2024 में हुआ। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है कि दो देशों के बीच सीमा पार लेन देन घरेलू मुद्रा द्वारा संचालित हो जाते हैं। हमें अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा पर कम निर्भर रहना पड़ता है। यानी लोकल करेंसी जब सेटलमेंट हम कर लेते हैं किसी देश के साथ, तो हमें डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। हम अपना आदान प्रदान अपनी घरेलू मुद्राओं में कर सकते हैं। हमारे यहाँ रुपया चलता है तो हम तुमको रुपया दे देंगे, तुम्हारे यहाँ डॉलर चलता तो तुम डॉलर ले लो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का कोई इतना यूज नहीं किया जाता है। भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है? नाइजीरिया के साथ। तो सीधा प्रश्न आएगा, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम 2024 भारत ने नाइजीरिया के साथ किया है। समझ गए? अच्छा काम किया भैया। अगला आ जाओ। जानते हो अपने यहाँ एक कंपनी कौन सी फेमस है? अमूल। अमूल कंपनी ने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के साथ समझौता किया है। इस समझौता के तहत
आईसीसी टी20 अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था, अमूल कंपनी श्रीलंकाई टीम का प्रायोजक बनेगी, स्पॉन्सर बनेगी। समझ गए भैया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का प्रायोजक कौन सी कंपनी है, भारतीय कंपनी, तो अमूल। दूध पीता है इंडिया। अच्छा काम। अगला बाबू आ जाओ। जापान के राजदूत भारत आए और जापान के राजदूत ने नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। जापान के राजदूत ने नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया है। ठीक, जापान की मुद्रा याद रखना एन होती है। तो जापान के राजदूत ने नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। अगला बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। और इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया स्वदेश। क्या नाम है भैया? स्वदेश। तो भारत ने स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? दुबई में किया। अगला बाबू, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, ठीक है, FY24। FY24 का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बना? तो याद रखना चीन बना है। ठीक, और फाइनेंशियल ईयर 2024 का मतलब ये हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हमने सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदारी की तो चीन के साथ की। और भारत और चीन की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा और इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के दौरान हुआ था। ठीक, अगला, फोन पे ने श्रीलंका में अपनी यूपीआई सेवा शुरू की। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि भारत के फोन पे कंपनी ने किस देश में अपनी यूपीआई सेवा शुरू की? तो याद रखना श्रीलंका में शुरू की। अगला, अपनी यहाँ एक डेयरी चलती है, जैसे अमूल डेयरी चलती है वैसी नंदिनी डेयरी चलती है। अमूल डेयरी ने श्रीलंका की टीम का प्रचार किया। इसी तरीक़ा से एक नंदिनी डेयरी जो है वो T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड का आयोजक बनी। किस टीम का आयोजक बनी? स्कॉटलैंड टीम की आयोजक बनी है। कौन? नंदिनी डेयरी। ठीक, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। याद रखना, नंदिनी डेयरी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड की आयोजक बनी है। अगला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने भारत के पहले प्रीमियर फ्यूल यानी आप फ्यूल माने जानते हो ईंधन जिसका नाम है SP100 की प्रथम खेप कहाँ भेजी है? तो श्रीलंका में भेजी है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने तेल की पहली खेप किन्हें सौंप दी? श्रीलंका को सौंप दी। ठीक, अगला, भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है और भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता है वो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया। क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है तो वहाँ संस्कृत पढ़ी जा सकती है, उस पर रिसर्च हो सकती है। अगला, केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो जापान। केवल भारतीय पर्यटक जो हैं उनको ई वीज़ा की सुविधा कौन देगा? तो जापान देगा। ये आपस में समझौता हुआ है। ठीक भैया, अगला समझौता एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और म्यांमार के बीच में समझौता। भारत और म्यांमार में क्या समझौता हुआ है कि म्यांमार में एक बंदरगाह है जो कालादान नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान से सुनना कि म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह, क्या नाम है? सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट ग्लोबल को जिम्मेदारी दी गई। यानी म्यांमार में जो सितवे बंदरगाह है कालादान नदी पर, अब उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? भारत संभालेगा। ये ध्यान रखना, कौन संभालेगा? भारत। और भारत का कौन सा डिपार्टमेंट? इंडिया पोर्ट ग्लोबल संभालेगा।
म्यांमार की राजधानी है नेपायदा और म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। ठीक, म्यांमार की राजधानी है नेपायदा और म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। अगला बाबू आ जाओ। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटा को मंजूरी दी। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटा को मंजूरी किसने दी? भारत ने दी। और किस देश को दी? मालदीव। यानी जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर भारत निर्यात करेगा तो मालदीव को निर्यात करेगा। इसका कोटा सर्वाधिक कर दिया गया है। ठीक, अगला समझौता है भारत और रूस के बीच में। भारत और रूस के बीच में क्या समझौता हुआ कि रूस ने अपनी एक रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है पोर्टेबल ईगला एस। क्या नाम है? पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली रूस ने भारत को सौंप दी है। पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली रूस ने भारत को सौंप दी है। ये 2024 का समझौता। अगला बाबू, भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्या? कि भारत ने उपहार में 35 एम्बुलेंसें और 66 स्कूली बसें नेपाल को प्रदान की। तो सीधा प्रश्न आएगा कि भारत ने हाल ही में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूली बसें दी हैं? तो बाबू तुम टिक कर दियो नेपाल पे। अगला, पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला देश कौन है? तो पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला देश है भैया मेरे कुवैत। कौन है? कुवैत है। ठीक, भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप। अब इस समय ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत में भी बनने लगी हैं। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल है। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप किस देश को बेची है? फिलीपींस को बेची है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। अपने यहाँ ब्रह्मोस मिसाइलें बनने लगी। और परीक्षा पूछा जाए ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की संयुक्त मिसाइल है? तो ध्यान रखियो भारत और रूस की है। रुक जाओ, नहीं जब बिंद गो यार, ससुर अब सही। हाँ भाई, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक। ठीक, वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा मेजबानी? भारत करेगा। किस बैठक की? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। अगला बाबू, भारत के 60 लाख डॉलर की सहायता से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के इंपॉर्टेंट है, भारत के 60 लाख डॉलर की सहायता से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। भैया किसके रुपयों से बना है? भारत के रुपयों से बना है। कितने रुपयों से? 60 लाख डॉलर से। और नाम का है समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, जिसको बोलते हैं MRCC। ये कहाँ पर बनाया भारत ने? श्रीलंका में जाकर बनाया है। और इसका उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था। ठीक, समझ गए? सीधा याद रखिए, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भारत ने बनाओ श्रीलंका में, भारत की सहायता से बनो है। और जाको उद्घाटन विदेश मंत्री जयशंकर करके आए। भारत और श्रीलंका के बीच में एक बात और याद रखना, पम्बन द्वीप पड़ता है। और भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, समुद्री समन्वय केंद्र भारत और श्रीलंका। अगला, भारत और फ्रांस पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए, भारत और फ्रांस ने पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम करने की घोषणा की। और इस सैटेलाइट का नाम है तृष्णा। ठीक, तो भारत और फ्रांस तृष्णा नामक एक सैटेलाइट बनाएंगे। और यह सैटेलाइट क्या करेगा कि पृथ्वी के तापमान का अवलोकन करेगा। स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक, वैसे बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो अगर हम कोई गाली वाली पोस्ट डालने का छू, जाम है तुम्हारी दम निकल रही। अगला, नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। भारत और नेपाल में समझौता हुआ है कि नेपाल जो है 10 वर्षों तक अब भारत को 10,000 मेगावाट बिजली देगा। अब छोटा सा देश, उसके पास बिजली ज़्यादा बनती है,
तो अपनी बेच देगा भारत को भाई। अगला, गणतंत्र दिवस 2024 यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। तो इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रो। इनके नाम बहुत कठिन है यार, इमैनुअल मैक्रो। तो सीधा याद रखना कि 2024 में 26 जनवरी पर कौन सा मुख्य अतिथि आया था, तो फ्रांस का राष्ट्रपति आया था। अगला, भारत सरकार म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की, यानी भारत सरकार अब म्यांमार बॉर्डर पर कटीले तार लगाएगी। अब मुक्त आवाजाही बंद, कि जब मन आए तब घुस पड़े और जब मन आए तब निकल पड़े, सो नहीं चले अब। ठीक, भारत और म्यांमार, और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का नाम है, शायद एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम और नोट कर लेना, अराकोन यामा पर्वत। ठीक, समझ गए। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा किस देश ने की? तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? पर्थ शहर में बनेगा। वीडियो भैया सब लोग शेयर कर दिया करो। साथ में पीडीएफ की समस्या आ रही है, 2 दिन का समय दें, टेलीग्राम चैनल बना लें। अब इतने जानकार नहीं हैं, हम आपको वो पीडीएफ डाल दिया करेंगे। ठीक, अपना पढ़ते रहें। बाय, बंद करें अब।